हेलो स्टूडेंट्स। आप जानते होंगे कि 1750 से लेकर 1850s में काफ़ी सारी कंट्रीज ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया, जिनकी वजह से काफ़ी सारी कंट्रीज डेवलप भी हुई। लेकिन साथ साथ उसके एक और प्रॉब्लम जनरेट हुई जिसको हम बोलते हैं पॉल्यूशन। इस पॉल्यूशन के चलते इतनी सारी कंट्रीज को अपने जो फॉरेस्ट थे वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट काटे गए, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता चला गया। एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाना पड़ा, इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पड़े और धीरे 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 करके पॉल्यूशन बढ़ता चला गया। लेकिन 1960s तक भी किसी कंट्री का इतना ज्यादा ध्यान नहीं गया, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल उस लेवल पे नहीं था कि वो ह्यूमन को या फिर बायोडाइवर्सिटी को हार्म कर सके। लेकिन 1972 में इस चीज को प्रॉपरली ध्यान दिया गया। यूनाइटेड नेशन ने इसके ऊपर एक मीटिंग रखी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसको हम स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है या फिर कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, जो कि हुई हमारी स्वीडन के अंदर में। तो 5 जून से लेकर 12 जून तक चलने वाली ये मीटिंग जो 1972 में होती है, ये दुनिया की सबसे पहली इंटरनेशनल कन्वेंशन मानी जाती है, जो मेनली बेस्ड थी ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर। बट उस टाइम पे भी हमारा जो सबसे पहले जो टॉपिक्स डिस्कस किए, कभी भी डायरेक्ट हमने पॉल्यूशन वर्ड नहीं यूज किया। वहां पे भी जो वर्ड यूज करे दैट इज पॉवर्टी, वॉर एंड द इंक्रीजिंग गैप बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो गैप बढ़ता चला जा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज की वजह से, उस गैप की वजह से जो एक दूसरे को हेल्पिंग हैंड्स प्रोवाइड करती थी कंट्रीज, उन्होंने धीरे धीरे अपनी दूरी बनानी स्टार्ट कर दी। दो कंट्रीज के बीच में इतना गैप बढ़ चुका था कि उनके इकोनॉमिक, टेक्निकल, बाकी फाइनेंशियल, ये जितनी भी एक्टिविटीज थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। यूनाइटेड नेशन ने इसको सोचा और इसके बारे में कॉन्फ्रेंस भी किया 1972 में, जिसमें कंट्रीज ने ये फोकस किया और ये कंट्रीज को बताया कि आप लोगों के बीच में जो बढ़ता गैप है उसका एक बहुत बड़ा जो प्रभाव है वो पॉल्यूशन के ऊपर भी पड़ता है। डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलप्ड होती जा रही है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, वो धीरे धीरे पुअर होती जा रही हैं। डेफिनेटली हमें इस गैप को कम करने की जरूरत है। पॉवर्टी, जो कि सबसे वल्नरेबल सेक्टर माना जाता है पूरी अर्थ पे, यानी अगर सबसे अर्थ पे सबसे ज्यादा वल्नरेबल, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम में जो सेक्टर है वो है पॉवर्टी। जी हाँ, अगर पॉवर्टी को अगर हम गौर से अगर हम देखें या पॉवर्टी इंडेक्स की तरफ अगर हमारी नजर जाए तो हमें पता चलेगा कि कुछ जो ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे पॉवर्टी ज्यादा है, वहीं पे हमें पॉल्यूशन ज्यादा देखने को मिलता है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली भी 90% के आसपास जो डिजास्टर्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो भी इक्वेटोरियल रीजन में और ट्रॉपिकल रीजन में ही ज्यादा होते हैं। डेफिनेटली इस पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारी सीवियरिटी, क्लाइमेटिक इफेक्ट को देखा है। कभी बहुत ज्यादा गर्मी, कभी बहुत ज्यादा ठंडी। इस हार्श क्लाइमेट पे रहने वाले ये लोग कभी बहुत ज्यादा बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से हीट वेव्स, कभी लो टेम्परेचर की वजह से कोल्ड वेव्स। बढ़ती डिजीज की वजह से ये कंट्रीज कभी भी कॉप अप ही नहीं कर पाई अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, क्योंकि सबसे पहले होता है सिटीजन। तो सिटीजन अगर हेल्थी ही नहीं रहेगा तो डेफिनेटली उनकी जो कंट्रीज के डेवलपमेंट का क्या फायदा। तो ज्यादातर जो ट्रॉपिकल कंट्रीज थी, इस वजह से ज्यादातर कंट्रीज को थर्ड वर्ल्ड हम जब जनरली बोलते हैं, क्योंकि वो कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड वॉर के बाद में ज्यादा पनप ही नहीं पाई। ये वो कंट्रीज हैं जो ट्रॉपिकल डिजीज के चलते अपनी कभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कर ही नहीं पाई। तो जिन कंट्रीज ने अभी तक इतना ज्यादा पॉल्यूशन एमिट नहीं किया, लेकिन अब उनको बियर भी करना पड़ रहा है। डेफिनेटली 1972 में इस चीज को गौर किया गया और इसको बताया गया कि जो पुअर कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन लोगों के ऊपर भी हमें फोकस करना है। तो उन्होंने कुछ जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, लगभग 43 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस को उन्होंने पिन पॉइंट किया कि ये मेन रीजन है आज के पॉल्यूशन का। डेफिनेटली उसी के बाद में 1972 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम लाया गया और उस यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बाद डिसाइड किया गया कि हम दोबारा से मिलेंगे लगभग 10-15 साल बाद। वो मीटिंग जाके होती है 1992 के अंदर में, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक या फिर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, यानी इसको अगर शॉर्ट में बोला जाए तो रियो अर्थ समिट या फिर रियो जो डिक्लेरेशन है या रियो समिट है। ये जो ब्राजील में मीटिंग होती है उसमें पहली बार डिस्कस किया गया कि हमें इन टॉपिक्स को ना फॉलो करके, यानी पॉवर्टी, वॉर और इंक्रीजिंग गैप के साथ साथ हमें एक और टर्म इसमें इंक्लूड करनी चाहिए, डेट इज पॉल्यूशन।
तो पॉल्यूशन का कौन मेन रिसीवर है, कौन उसको रिसीव करता है, कौन मेन पॉल्यूटर है, उनको सिग्निफाई किया गया, उनको जो मेंशन किया गया और बताया गया कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इसके अंदर में, हमारे जो डेवलपमेंट है उसके अंदर में। बट डेफिनेटली आपके साथ साथ जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है वो भी आपकी मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सीबीडीआर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में बताया गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी एक खासा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि आज तक का जो मेन पॉल्यूशन है 1750 से लेकर 1850 और 1900 तक भी जो पॉल्यूशन एमिट किया गया वो ज्यादातर डेवलप्ड कंट्री ने किया गया है। ऐसे ही इनके ऊपर फोकस करते हुए धीरे धीरे करके 1992 के बाद कुछ बाइंडिंग और कुछ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट लाए गए। नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट में जनरली एजेंडा 21 रियो प्रिंसिपल और फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को लाया गया। वहीं पे बाइंडिंग एग्रीमेंट में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सेकंड लाया गया कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड थर्ड लाया गया हमारा जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इस तरह के जो कन्वेंशंस को लाया गया और उस कन्वेंशंस के बाद में धीरे धीरे करके जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर फोकस एरिया वो बढ़ता चला गया। आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। जो रिसेंटली अभी मीटिंग चल रही है कोलंबिया, साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, वह जो वहां पे एक मीटिंग चल रही है 21 अक्टूबर से ये मीटिंग स्टार्ट हो गई है और ये 1 नवंबर तक चलेगी। इसमें 197 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती है, मेंबर जो पार्टिसिपेट करते हैं और अपने अपने सजेशंस को देते हैं और जो हमारे लीडिंग कंट्रीज होती हैं वो उसमें उसको लीड करती हैं, उस मीटिंग को लीड किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, चलिए आगे बढ़ के इसको देखते हैं। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसी के साथ साथ आपको एक जानकारी देना चाहते हैं, चहल एकेडमी लाए हैं आप लोगों के लिए दिवाली के इस शुभ अवसर पर 50% डिस्काउंट ऑफर, जिसमें हमारी जो ऑनलाइन जो फीस है 99,999 से 49,999 कर दी गई है। और वहीं पे हमारे जो फाउंडेशन बैचेस के जो रिकॉर्डेड जो बैचेस हैं उसकी जो फीस है 24,999 से ओनली 19,999 कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक को क्लिक कीजिए और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। रिसेंटली ये आपके करंट में है क्योंकि इसमें कॉप 16th मीटिंग, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16th मीटिंग अभी चल रही है हमारे 21 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर। इसका मेन पर्पस है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिस्कस करना। मेनली इसको किया जा रहा है काली के अंदर में। काली ये एक कोलंबिया में एक जगह है जहां पे ये मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग के चलते यहां पे कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे जो कि पिछले मीटिंग में डिसाइड किए गए थे, लेकिन इस बार इनको ये स्टेप्स लेने हैं। डेफिनेटली जब भी कोई बड़ी मीटिंग होती है उसमें एक साथ स्टेप लेना या फिर कोई भी मेजॉरिटी में कोई एक मत बनाना काफी मतलब मुश्किल हो जाता है। इस वजह से लास्ट में जो कन्विंग में जो मीटिंग हुई थी उसका जो इस बार जो रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट के बाद ये देखा जाएगा कि पिछली मीटिंग के मुकाबले इस बार हमने क्या आउटपुट लिया है और हमें क्या क्या चेंजेस लाने की जरूरत है। इस मीटिंग के बारे में अगर और जानकारी प्राप्त करें तो इसमें सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया 1972 में सबसे पहले यूएनसीएचई की मीटिंग होती है और यूएनसीएचई की मीटिंग के बाद 1972 में ही सेम में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम लाया गया था ऑन 5 जून। उसके बाद में 1992 के अंदर में रियो डी जेनेरियो समिट होता है। रियो डी जेनेरियो में पुराने टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किया गया, पॉवर्टी, वॉर एंड इंक्रीजिंग गैप बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। अलोंग विद दिस दे आल्सो मेंशन द पॉल्यूशन एज अ मेन फैक्टर। तो हमें डायरेक्टली पॉल्यूशन भी इंक्लूड करना चाहिए ऐसी मीटिंग्स के अंदर में। इसी से हमारा स्टार्ट होता है दो तरह के एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट था हमारे बाइंडिंग एग्रीमेंट्स, यानी वो कंट्रीज को फॉलो करने ही होंगे, और दूसरा था हमारा नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स। नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें है एजेंडा 21, रियो प्रिंसिपल प्लस फॉरेस्ट प्रिंसिपल। वहीं पे अगर हम बाइंडिंग एग्रीमेंट्स की बात करें तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यहां पे लाया गया सीबीडी जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। दूसरा लाया गया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी। इस बार जो हमारी जो मीटिंग चल रही है वो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की चल रही है, 16th मीटिंग, जो कि रिजल्ट इसका 1 नवंबर यानी 1 नवंबर के बाद में आएगा।
जनरली देखा गया है कि यूपीएससी जो भी रिसेंट मीटिंग्स होती हैं उसके बारे में इमीडिएट वो उस नेक्स्ट ईयर में पूछ लेता है या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में पूछ लेता है। डेफिनेटली इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो भी रिजल्ट आएगा 1 नवंबर तक, उसके बाद में 1 या 1.5 महीने तक दोबारा से इसके ऊपर मीटिंग्स होती हैं। उनमें जो स्टेप्स लिए जाते हैं, रफली 1 या 2 क्वेश्चन हर साल वहां से पूछे जाते हैं। बात करते हैं वाईआईटीज इन न्यूज। जैसा मैंने आपको बताया, फिलहाल के लिए काली कोलंबिया के अंदर में, जो कि एक कंट्री है हमारी साउथ अमेरिका के अंदर, वहां ये मीटिंग चल रही है। एनुअल मीटिंग हुई थी इसकी अजरबैजान के अंदर में, बाकू के अंदर में, और अभी ये फाइनल जो मीटिंग है COP 16 की, वो चल रही है हमारी यहाँ पे। COP जो फर्स्ट मीटिंग था, द ईयर्स मीटिंग COP 16 इज द फर्स्ट सिंस द लैंडमार्क कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क वाज फाइनलाइज्ड इन COP 15 इन 2022। यानी 2022 में जो इससे लास्ट मीटिंग हुई थी COP 15 कन्मिंग के अंदर में, मॉन्ट्रियल के अंदर, कनाडा के अंदर, वहां से अब ये उसके बाद की फर्स्ट मीटिंग है। यानी जो कन्मिंग के अंदर में जो डिसीजंस लिए गए थे उसकी पहली मीटिंग है, क्योंकि उस टाइम पे डिसीजन नहीं लिए गए थे, उस टाइम पे ये चीज बनाया गया था। और अगर हम सीबीडी की अगर मीटिंग की बात करें तो सीबीडी यानी कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी की ये टोटल 16th मीटिंग होगी। बट अगर जो कन्मिंग, जो इसी के अंदर में कन्मिंग के अंदर में जो आपका ये मीटिंग हुआ है, उसका ये फर्स्ट मीटिंग है। यानी पिछली बार यानी 2022 में ये मीटिंग हुआ, लेकिन उसको फर्स्ट मीटिंग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उस टाइम पे स्टेप्स नहीं लिए गए, सिर्फ डिस्कशन हुआ। जब भी स्टेप्स लिया जाएगा हमेशा हम फर्स्ट मीटिंग उसको कंसीडर किया जाएगा। यानी कन्मिंग के बाद ये इसको सेकंड मीटिंग माना जाता है, फर्स्ट मीटिंग है। और दिस एग्रीमेंट सेट 4 गोल्स इसमें डिसाइड किए गए, 23 टारगेट्स इसमें डिसाइड किए गए, जो कि 2030 तक अचीव आपको करने होंगे। यानी कंट्रीज को 2030 तक ये 4 गोल्स और 23 टारगेट्स को अचीव करना होगा। बात करें सीबीडी की, तो सीबीडी जैसे मैंने आपको बताया 1992 में रियो डी जेनेरियो के अंदर में लाया गया, जो एक्टिवेट होता है या फिर जो आप बोल सकते हैं रेटिफाइड होने के बाद में 1993 में फोर्स में आ जाता है। फोर्स में आने का मतलब है कि ये जो एग्रीमेंट है अब हर कंट्री इसको प्रॉपरली फॉलो करेगी। और रेटिफाइड करने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर कंट्री ने सिर्फ ये ऑरली कंसीडर नहीं किया है, इसके ऊपर लॉ भी बना लिया गया है। जनरली सिग्नेटरी और रेटिफाइड दो चीजें होती हैं। सिग्नेटरी का मतलब है दैट वी लाइक योर एग्रीमेंट, वी लाइक योर रिकमेंडेशंस, यानी जब भी कोई कंट्री एग्री करती है दैट यू आर करेक्ट, यू आर राइट, तो उस चीज को साइन कर देती है, दैट इज सिग्नेटरी। बट ये ऑब्लिगेटरी नहीं हो जाता कि आप इसको फॉलो ही करेंगे। लेकिन जब कंट्री रेटिफाई कर देती है, तो रेटिफाई करने का मतलब है कि कंट्री ने अपने अंदर यानी अपने ही लॉ से इसको लॉ बना दिया गया है, पार्लियामेंट के थ्रू पास करके। अब डेफिनेटली ये श्योर हो जाता है कि लॉ बन चुका है, तो डेफिनेटली ये फॉलो भी करेगा। तो जब भी कोई एग्रीमेंट रेटिफाई होता है तो डेफिनेटली उसको काफी ज्यादा रिजिड माना जाता है। बात करें इसके जो मेन पर्पस है, इज टू प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी की अगर हम बात करें तो डिफरेंट स्पीशीज जो हमारी एग्जिस्ट करती हैं। इंडिया भी वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में आता है। हमारी जो पूरे वर्ल्ड की जो डाइवर्सिटी है उसका 6.7% इंडिया में है, जबकि हमारा जो टोटल वर्ल्ड का जो एरिया है वो उसमें इंडिया का सिर्फ कंट्रीब्यूशन 2.4% है। यानी 2.4% हमारी इंडिया ऑक्यूपाई करती है, 18% ह्यूमन पॉपुलेशन है और प्लस में 6.7% वर्ल्ड की स्पीशीज यानी बायोडायवर्सिटी इंडिया के अंदर में है। दैट्स व्हाई वी आर अंडर द 17 टॉप मेगा डाइवर्स कंट्रीज। डेफिनेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर नहीं होगा तो इसमें धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें, सीबीडी ऑपरेट थ्रू ए सीरीज ऑफ द कॉन्फ्रेंस नोन एज द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, यानी हर साल या फिर कुछ गैप पे ये मीटिंग्स होती हैं। ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के साथ भी कई बार मीटिंग होती है या फिर इससे अलग भी ये मीटिंग होती है, और मीटिंग होने के बाद में डिसीजंस लिए जाते हैं। कंट्रीज को अपने अपने INDCs सबमिट करने पड़ते हैं, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। इन कॉन्ट्रीब्यूशंस के बेसिस पे कंट्रीज ये वादा करती हैं कि जो हमने इसमें लिख के दिया है उस चीज को फॉलो करेंगे और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक इसको फिनिश करने की कोशिश की जाएगी।
वेयर मेंबर कंट्रीज डिस्कस एंड स्ट्रेटजीज फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। डेफिनेटली जब भी मीटिंग होगा तो ये इसमें कुछ ग्रुप्स बनाए जाते हैं और एक ग्रुप आके स्टेज पे आएगा और स्टेज पे आने के बाद वो जनरली क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि उदाहरण के तौर पे वेयर वी आर, आज हम कहां पे हैं, वेयर डू वी वांट टू गो, हम कहां जाना चाहते हैं, एंड हाउ डू वी गेट देयर, हम किस तरीके से वहां पे पहुंचेंगे। तो एक ग्रुप वहां पे स्टेज पे आके ये 3 क्वेश्चंस पूछेगा, जो बाकी ग्रुप हैं उसके आंसर प्रोवाइड करेंगे, फिर ये पर्टिकुलर ग्रुप ये वहां पे सीट पे बैठ जाएगा, फिर एक नेक्स्ट ग्रुप आएगा वो सेम क्वेश्चन पूछेगा। इस तरीके से सारे के सारे जो मीटिंग्स में जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, एंड ऑफ द डे में वहां पे उसको फिर दोबारा से एक एनालाइज किया जाता है कि इस पर्टिकुलर जो मीटिंग का जो इसका जो प्रॉब्लम्स थी, इन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन होगा। वो सॉल्यूशंस को फिर फाइनली डिसाइड किया जाता है और उसी को रूल्स बुक में डाल दिया जाता है और रूल बुक के बाद उसको लॉ बुक बनाई जाती है और फिर यह बाइंडिंग कर दिया जाता है कंट्रीज को। इसकी अगर हम बात करें सीबीडी, इसके अंदर में 196 कभी 197 मेंबर्स, डेफिनेटली कभी कोई कंट्री इसमें इंक्लूड हो जाता है, कभी इसमें एग्जिट हो जाता है, तो 196 से 197 कंट्रीज में रहती है। इंडिया इज अ सिग्नेटरी कंट्री, इंडिया ने इसको साइन किया हुआ है एंड दिस इज अ लीगली बाइंडिंग, यानी अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो इसके रेफरकेशंस होंगे, शायद कंट्रीज आपसे रिलेशन ना बनाए, कोई अच्छे रिलेशन ना रखे, बायलेटरल रिलेशन खराब कर दे, इस तरीके से भी यहां पे हो सकता है। सेक्रेटेरिएट इसका मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर में है एंड द 2 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स जो है हमारे आर नॉट द मेंबर ऑफ दी सीबीडी, यानी अगर हम यूएसए की बात करें तो सीबीडी उन्होंने यानी एक तरीके से मेंबर नहीं बनाया, क्योंकि यूएसए की एक अलग सोच है। यूएसए का मानना है कि हम किसी फाउंडेशन में काम नहीं करेंगे, हमें पता है हमारी जिम्मेवारी, क्योंकि जब पिछली बार ट्रम्प से जो प्रेसिडेंट थे हमारे यूएसए के, उनसे जब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई भी एनवायरमेंट की ट्रीटी में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारी जो जिम्मेवारी है उसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन हम किसी फाउंडेशन में काम नहीं करेंगे, जब हमारा मन करेगा हम इसमें आएंगे और जब हमारा मन नहीं करेगा हम इससे एग्जिस्ट हो जाएंगे। डेफिनेटली ये जो एक एटीट्यूड है वो एक अच्छा एटीट्यूड नहीं है टुवर्ड्स द एनवायरमेंट। वहीं पे जो वेटिकन सिटी है, माना जाता है कि जो वेटिकन है ये एक तरीके से वैसे भी बहुत सारा पॉल्यूशन नहीं करती है, तो इसको यहां से एक्सक्लूड किया गया है, इसको एक रिबेट दिया गया है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो उसको इसमें इंक्लूड करना चाहिए, ऐसा दूसरी कंट्रीज बोलती हैं। अगर हम की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो डेफिनेटली इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इसमें जनरली 3 ऑब्जेक्टिव्स है। कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, हाँ, यानी हमें इस कन्वेंशन के अंदर में कंजर्वेशन करनी पड़ेगी बायोडाइवर्सिटी के अंदर में, इसलिए बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए अलग अलग कंट्रीज जो है वो नेशनल पार्क्स बनाती हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हॉटस्पॉट्स बनाती है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाती है, ये जो मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाती है, वेटलैंड जोन्स बनाती है, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स बनाती है, ये सभी इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं। सस्टेनेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज, यानी अगर किसी कंट्री ने सपोज कीजिए कोई अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करके, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी यूज करके कोई ऐसी कोई स्पीशीज डेवलप की है या फिर ऐसा कोई जीन डेवलप किया है जिसकी वजह से वो एक रेवोल्यूशन ला सकता है और हम उस पर्टिकुलर स्पीशीज को बचा सकते हैं, तो डेफिनेटली उस कंट्री का ये फर्ज बनता है कि वो दूसरी कंट्रीज को उसकी हेल्प दे और उसके इंफॉर्मेशन को शेयर करे। डेफिनेटली इसमें शेयरिंग के लिए मेनली ये फोकस किया गया है। सस्टेनेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज दैट यू एक्चुअली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ द लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजीज, जो भी हम जैसे जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गई, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हो गए, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हो गए, कोई सीड आपने बनाया है, कोई आपने किसी एनिमल का स्पर्म आपने काउंट मेजर करके और उसका जो एक पर्टिकुलर स्पर्म है वो सेपरेट किया है, ओवा कहीं से आपने निकाला है, तो ओवा आपको लगता है कि ये बेस्ट ओवा है और ये काफी टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस को विथस्टैंड कर सकता है, तो आप इसको स्टोर करके रख लीजिए और दूसरी कंट्रीज को भी प्रोवाइड कीजिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इफ यू आर अ मेंबर ऑफ दिस कन्वेंशन। इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स, डेफिनेटली आपको जितने भी चीजें हैं उसको इक्विटेबल शेयरिंग करना पड़ेगा, सस्टेनेबल यूज करना पड़ेगा और कंजर्वेशन आपको एक मेन मोटो मानना पड़ेगा। डेफिनेटली दिस इज आवर अर्थ, और जो हमारा अर्थ है धीरे धीरे करके
जो हमारा ग्रीन एरिया है वो खत्म होता जा रहा है। डेफिनेटली फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले तो हमें इसका जो रिकॉग्नाइजिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, यानी आज के टाइम पे अगर हम देखें तो सब लोगों को बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस सबसे पहले सिखाना पड़ेगा कि बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इससे क्या फायदे होंगे। डेफिनेटली काफी सारे जो पॉवर्टी से रिलेटेड जो अनएजुकेशन या फिर आप बोल सकते हैं इलिटरेसी है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इलिटरेसी की वजह से पॉल्यूशन कई बार बढ़ता चला जाता है, तो वी हैव टू मेक देम लिटरेट, वी हैव टू मेक देम एजुकेट, और इससे हम क्या कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का क्या रोल है। एक्नॉलेज बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एज अ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर डाल दी जाए। डेफिनेटली सिटीजन्स को भी ये समझना चाहिए, सोसाइटी को भी ये समझना चाहिए। कमिटिंग टू द प्रिजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड रिस्पॉन्सिबल यूज विद इन द स्टेट्स, यानी एक तरीके से प्रिजर्वेशन के अलग अलग स्टेप्स उठाने चाहिए। लाइक हमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बनाने चाहिए, हमें मेगा पार्क्स बनाने चाहिए, या फिर बोल सकते हैं आप हमें नेशनल पार्क्स बनाने चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाने चाहिए। अपहोल्डिंग द स्टेट सॉवरन राइट टू यूटिलाइज बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, यानी जो स्टेट्स होती हैं उनका जो एक सॉवरन राइट होता है। यहां पे स्टेट का मतलब सिर्फ जो कंट्रीज के अंदर में स्टेट होता है वो सिर्फ नहीं है, ये है रेगुलेटरिंग बॉडीज जो होती हैं हमारी, ये कंट्री भी हो सकती है, ये कंट्री के अदर देन कंट्री भी, यानी सिटीज भी हो सकते हैं, या भी जो भी गवर्निंग बॉडी है उसको यहां पे स्टेट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उसके जो सॉवरन राइट्स को है उसको हमें वायलेट नहीं करना चाहिए, अपने अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए ताकि आप किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज भी ना करें और बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व हो जाए। अडॉप्टिंग अ प्रिकॉशन अप्रोच टू द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, highlighting the vital roles of the local communities and the women in the conservation efforts, यानी लोकल कम्युनिटीज और विमेन जो है डेफिनेटली इनका एक बहुत बड़ा रोल है। माना जाता है कि जो घर की फीमेल होती है वो घर में साफ सफाई, बायोडाइवर्सिटी और इन सबको प्रोटेक्ट करने में बहुत ही खासा रोल प्ले करती है। अगर हम बागबानी की बात करें और अगर हम साफ सफाई की बात करें तो डेफिनेटली फीमेल का नाम सबसे पहले आता है। वहीं पे इनकी इंपॉर्टेंस को दिखाया गया है कि इनका जो मेन रोल है लोकल कम्युनिटीज का और विमेन का इन द कंजर्वेशन एफर्ट्स, ये अब बहुत सारे अगर बड़े से बड़े अगर हम एनवायरमेंटलिस्ट की बात करें तो वो भी फीमेल ही है। डेफिनेटली ये एक बहुत जो अच्छी बात है, इसको हमें और ज्यादा प्रमोट करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वीमेन को इस कंजर्वेशन एफर्ट में इसमें लाना चाहिए, उनको लीडर्स बनाना चाहिए ताकि एक अच्छी तरीके से लीडिंग हो सके। एडवोकेटिंग फॉर टेक्नोलॉजी एक्सेस फॉर डेवलपिंग नेशंस एंड सीकिंग फॉर एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कॉम्बैट द बायोडाइवर्सिटी लॉसेज इन द रीजन। डेफिनेटली जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है, स्पेशली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनको आगे आना चाहिए और उसके लिए उनको फंड करना चाहिए, फंड को अराइज करना चाहिए, कलेक्शन करना चाहिए और प्रोवाइड करना चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। ये भी उसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। डेफिनेटली सीबीडी ये अकेला ये कन्वेंशन ये कुछ अकेला नहीं कर पाएगा। डेफिनेटली इसको कवर करने के लिए दो फर्दर कन्वेंशंस लाए गए। पहला है कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन द बायोसेफ्टी, सेकंड है नगोया प्रोटोकॉल ऑन द एक्सेस एंड द बेनिफिट शेयरिंग। नगोया प्रोटोकॉल के अंदर में फर्दर एची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स लाए गए, एची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, जिसके अंदर में टोटल 20 टारगेट्स रखे गए अंडर दी 5 गोल ए, गोल बी, गोल सी, डी एंड ई। इस तरीके से गोल को डिसाइड किया गया जिसमें टोटल 20 टारगेट्स है लेकिन 5 गोल में उसको कन्वर्ट किया गया। एची ये नगोया के अंदर में आया जो कि हमारे ये जापान के अंदर में है। कार्टाजीना फिर लाया गया ये, और एक कार्टाजीना और ये नगोया दोनों ही सीबीडी के अंडर में आते हैं और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए गए थे सीबीडी के अंदर में उन्हीं को प्रॉपरली फॉलो करते हुए ये दोनों एग्रीमेंट साइन किए गए थे। आइए इन दोनों के बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्टाजीना प्रोटोकॉल। कार्टाजीना प्रोटोकॉल ये एलएमओ के ऊपर है, मेनली लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जैसा कि मैंने बताया, उदाहरण के तौर पे यूएसए ने बीटी कॉटन डेवलप कर लिया है और ये बीटी कॉटन इंडिया को भी चाहिए। अगर इंडिया को भी ये बीटी कॉटन चाहिए और अगर हम इससे डायरेक्टली डील कर लेते हैं, यानी यूएसए से अगर डायरेक्टली डील करके इंडिया बीटी कॉटन इंपोर्ट कर लेता है तो हो सकता है कि यूएस, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे, हो सकता है यूएस की इंटेंशन अच्छी ना हो, डेलिबरेटली उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की हो कि वो दूसरी कंट्री में जाके वहां के क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दे, एनवायरमेंट में पॉल्यूशन फैला दे। यानी कोई भी नई टेक्नोलॉजी स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्रॉप्स,
इनके टर्म्स में हम पहली बार अगर उसको यूज कर रहे हैं तो हमें उसके बारे में डिटेल और इंट्रिकेसीज नहीं पता है। डेफिनेटली अब यूएसए जब भी इस चीज को हमें सेल करेगा, वो यहां पे एक्सपोर्ट करेगा, तो वो इसके नेगेटिव पॉइंट्स को नहीं बताएगा। तो इसीलिए कार्टाजीना प्रोटोकॉल लाया गया। कार्टाजीना प्रोटोकॉल के अंदर में एक होगा क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस एक जो हमारी जो टेक्निकल टीम है, वो सबसे पहले यूएस जब भी इस चीज को डेवलप करेगा उसको ये रजिस्टर कराना पड़ेगा जीएमओ इन द क्लियरिंग बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस। जो क्लियरिंग हाउस होगा ये चेक करेगा कि ये जो इन्होंने डेवलप की है टेक्नोलॉजी, ये जो जीएमओ इन्होंने डेवलप किया है या फिर ये जो रिसोर्स इन्होंने डेवलप किया है, ये कितना हेल्पफुल है और कितना हार्मफुल है हमारे एनवायरमेंट के लिए। जब ये बायोसेफ्टी हाउस ये सेटिस्फाई हो जाएगा, उसके बाद ये अलॉट करेगा एक यूनिक आईडी टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप इस चीज को दूसरी कंट्रीज को बेच सकते हैं। और जब इंडिया अप्रोच करेगा यूएसए को, तो अगर यूएसए एग्री करता है तो उस टाइम पे ये जो बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस है ये यूएसए के बिहाफ पे आपको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। यानी इसमें हमेशा मीडियोकर की तरह काम करेगा कार्टाजीना का बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस, जो कि एक टेक्निकल ग्रुप है जो उसकी एक्सेसिबिलिटी, एफिकेसी, एनवायरमेंटल इश्यूज को देखता है और चेक करने के बाद पेटेंट राइट भी आपको प्रोवाइड करता है। स्पेशली यूएस किसी भी कंट्री को कुछ सेंड करने से पहले पेटेंट राइट जरूर देखेगा कि कोई कंट्री उसके पेटेंट राइट को चुरा डाले, कोई उसको गलत तरीके से यूज ना कर ले, उसकी कोई काउंटरफीटिंग ना बना लिया जाए। डेफिनेटली क्लियरिंग हाउस और कार्टाजीना प्रोटोकॉल ये इंश्योर करता है कि जो आपके जो सेंडर कंट्री है जिसने इसको सेंड किया है, एक्सपोर्टर कंट्री है जिसने एक्सपोर्ट किया है, उसके भी पेटेंट राइट को वायलेट ना किया जाए। यानी जो आपका सेंड कर रहा है और जो आपका रिसीव कर रहा है, दोनों के लिए सेफ्टी कंसर्न ये प्रोड्यूस करता है हमारा कार्टाजीना प्रोटोकॉल। और इसकी वजह से जब से ये इंप्लीमेंट हुआ है तब से हमारी जो जीएमओ के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है बहुत ही ज्यादा इजी और कंफर्टेबल हो गए हैं। इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 11th of September 2003. It establishes the rule for the import and export of the LMO living modified organism, जो कि बायोटेक्नोलॉजी स्पेशली। इस बार भी जो हमारी जो मीटिंग चल रही है 21 अक्टूबर से लेकर अभी ये 1 नवंबर तक जो मीटिंग है, उसमें भी जो मेन टॉपिक है वो जीन सीक्वेंसिंग को लेके ही है। यानी उसके ऊपर जो मेन टारगेट है उनका जेनेटिक सीक्वेंसिंग। इस बार जो मेन टॉपिक है जेनेटिक सीक्वेंसिंग, यानी जो भी कंट्रीज के पास जीन के जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं और वो इसके मेंबर हैं, वो आपस में अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे और अपने अपने टेक्नोलॉजी को यूज करके उस चीज को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इट रिक्वायर्स सेफ हैंडलिंग, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एलएमओ। यानी जब भी एलएमओ को एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट किया जाए, इंपोर्ट किया जाए, तो आपको जो सेफ्टी कंसर्न है वो रखने पड़ेंगे। शिपमेंट मस्ट इंक्लूड डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफाइंग द एलएमओ एंड द आउटलाइनिंग सेफ्टी मेजर्स। यानी डॉक्यूमेंटेशन आपके प्रॉपर होने चाहिए। तो राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर जीएमओ टू द एक्सपोर्ट एंड टू द रिसीविंग ऑफ दिस पर्टिकुलर जीएमओ, ईच एंड एवरीथिंग विल बी एक्चुअली कंसर्न एंड ईच एंड एवरीथिंग is actually controlled by the Cartagena protocol. नेक्स्ट अगर हम बात करें उसके बाद में नगोया प्रोटोकॉल को लाया गया। नगोया प्रोटोकॉल का मेन टारगेट था कि अगर दो कंट्रीज एग्री कर जाती है कि एक कंट्री यस हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, दूसरा कंट्री यस हम रिसीव करेंगे, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज है रिसीव करने वाली, वो कहीं ना कहीं किसी ऑब्लिगेशन की वजह से या फिर किसी कॉन्स्टेंट की वजह से उसको नहीं ले पा रही है। ये फाइनेंशियल कांस्टेंट हो सकते हैं, टेक्निकल कांस्टेंट हो सकते हैं, आपका जो दूसरे रिसोर्स कांस्टेंट हो सकते हैं। यानी आप किसी गरीबी की वजह से या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उस जीएमओ को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो नगोया प्रोटोकॉल आपको उसमें हेल्प करेगा, उस कंट्री की कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करेगा, आपको फाइनेंसेस प्रोवाइड करेगा, आपको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ताकि आप भी कैपेबल हो जाए उस पर्टिकुलर जीएमओ या एलएमओ को रिसीव करने के लिए। फॉर दैट वी एक्चुअली केम अप विद द नगोया प्रोटोकॉल, जो कि अक्टूबर 2010 में लाया गया इन जापान। बात करते हैं इंडिया बायोडायवर्सिटी टारगेट अंडर, इसमें हमने क्या क्या टारगेट्स रखे हैं। कंजर्वेशन एरियाज, कंट्रीज को अपने कंजर्वेशन को एरियाज को जो बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम अपने आज के अगर हम कंजर्वेशन एरियाज के अगर प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें तो लगभग 5% जो हमारा पूरे इंडिया का कवरेज एरिया है वो कंजर्व्ड फॉरेस्ट के अंदर में और कंजर्व्ड एरिया के अंदर में आता है। वो जो कंजर्व्ड एरिया है उसके अंदर में हमने नेशनल पार्क्स, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स और ये सब रखे हैं। डेफिनेटली उसको बढ़ाने की जरूरत है। एटलीस्ट
एटलीस्ट 30% तक करने की जरूरत है। इन्वेजिव स्पीशीज मैनेजमेंट, यानी जो इन्वेजिव स्पीशीज बाहर से जो स्पीशीज आ जाती हैं और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। उदाहरण के तौर पे अभी कुछ नेशनल पार्क्स के अंदर में कुछ प्लांट ग्रो करने लगे थे जो पॉइजन एमिट करते थे, और पॉइजन की वजह से एनिमल जब उसको खाते थे उनकी डेथ हो जाती थी। तो इस तरह की जो स्पीशीज है उनको वहां से रिमूव करना, एटलीस्ट 50% तक रिमूव कर लिया जाए अब हम हमारे टारगेट तक। पॉल्यूशन रिडक्शन, डेफिनेटली पॉल्यूशन को कम करना पड़ेगा, एटलीस्ट 50% का टारगेट रखा गया इसके अंदर में। बायोडाइवर्सिटी प्लानिंग करनी पड़ेगी, मैनेज ऑल एरिया टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द रीजन विद हाई बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज। जहां पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, पहले से एग्जिस्ट करती है, डेफिनेटली उस पर हमें बहुत ज्यादा गौर रखना पड़ेगा, उस पर हमने ज्यादा कंसर्न करना पड़ेगा। सस्टेन कंजम्पशन, promote sustainable consumption choice and cut food waste by the 50%। अगर हम बात करें कि इंडिया की, तो इंडिया में हर साल लगभग 11 से 12% एक्स्ट्रा फूड प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर हम लॉस की बात करें तो 35% लॉस भी है। यानी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस फूड करने का क्या फायदा है अगर हम लॉस को ही नहीं बचा पा रहे हैं। तो डेफिनेटली इस तरह की जो चीजें हैं उसको हमें कम से कम करना पड़ेगा, ताकि हमें एग्रीकल्चर कम करनी पड़े और उस लैंड में हम बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर पाए। बात करें कन्मिंग मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल हुआ था, जो आपके फ्रेमवर्क हुआ था सीबीडी से रिलेटेड 2022 में, उसमें क्या डिसीजन लिए गए थे। मेन इसका पर्पस था मल्टीलेटरल ट्रीटी टू स्टॉप एंड रिवर्स ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2030। यानी हम इस बायोडाइवर्सिटी लॉस को 2030 तक कम से कम करना चाहते हैं। इसको अडॉप्ट किया गया था 2022 में, 15th कॉप मीटिंग इसको बोला जाता है। Especially it provides the support for the sustainable development goals। sustainable development goals जो है हमारे, and build the strategic plan for the biodiversity 2011 से लेकर 2020 तक। गोल की अगर हम बात करें, रिस्टोरेशन टारगेट्स, डेफिनेटली जो भी रिसोर्सेज एटलीस्ट उसको रिस्टोर हम कर सकते हैं 30% तक। हमें जो डिग्रेडेड टेरेस्ट्रियल है, इनलैंड वाटर है, मैराइन है, उसको एटलीस्ट हम रिस्टोर करें बाय 2030। ग्लोबल टारगेट की अगर हम बात करें तो 23 अर्जेंट एक्शंस हमें लेने पड़ेंगे बाय द एंड ऑफ 2030, और इसको लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें 2050 तक हमें पूरा इसको अचीव करना पड़ेगा। कलेक्टिव एफर्ट्स हमें चाहिए, एटलीस्ट 30% टारगेट फोकस ऑन ग्लोबल एफर्ट्स एंड नॉट इंडिविजुअल कंट्री ऑब्लिगेशन। यानी सिर्फ एक कंट्री का काम नहीं है, ये पूरे अर्थ का, पूरी कंट्रीज का, ये सबका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम जो अपनी कंजर्वेशन है, बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन, उसको करके रखें। अदरवाइज एक कंट्री भी अगर इसमें चूक जाता है तो बायोडाइवर्सिटी जो है कंजर्व नहीं हो पाएगी। ओवरऑल अगर हम कन्विंग का अगर हम लॉन्ग विजन देखें तो 2050 तक हमें ऑलमोस्ट ये 2050 तक ये टारगेट को अचीव करना है, जिसमें हम एक ऐसा फ्यूचर चाहते हैं वेयर ह्यूमैनिटी लिव्स इन द हार्मनी विद द नेचर। यानी उसके साथ बिल्कुल मिलके रहे, नेचर के साथ, गाइडिंग करंट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्शंस एंड पॉलिसीज। डेफिनेटली जो टारगेट है हमारा एक 2050 तक इस चीज को अचीव करने का है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कन्वेंशन ऑन द बायोडाइवर्सिटी इज और आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सीबीडी वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द 1992 रियो अर्थ समिट, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। The CBD aims to promote sustainable development through the conservation of the biodiversity. This is also correct. हमें कंजर्वेशन पे इसमें फोकस करना है। थर्ड स्टेटमेंट says that Cartagena Protocol is a subsidiary agreement under the CBD focused on the trade of the LMO living modified organism, को हम genetically modified organism भी बोल सकते हैं। एंड डेफिनेटली कार्टाजीना इस चीज के लिए सेफ्टी कंसर्न है, सेफ्टी कंसर्न रखता है कि जो भी कोई चीज ट्रेड होगा LMO GMO का, तो दोनों कंट्रीज की सेफ्टी होनी चाहिए। एक कंट्री जो प्रोवाइड कर रहा है उसके जो पेटेंट राइट्स हैं और जो सेफ्टी होनी चाहिए, और जो रिसीव कर रहा है उसके एनवायरमेंटल राइट्स और एनवायरमेंट सेफ्टी होनी चाहिए। सो आंसर इज 1, 2 एंड 3। इस तरह के टॉपिक्स हम आपके लिए लेकर आते हैं, और इस तरह के नॉलेजेबल टॉपिक्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल अकेडमी। थैंक यू।